सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का होगा अनावरण। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज का महिलाओं को तोहफा, 2 दिन मुफ्त सफर का मिलेगा फायदा। महिलाओं को 30 और 31 अगस्त फ्री बस सुविधा। कुशीनगर पहुंचे प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। चौपाल लगाकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश। पीसीएस ज्योति मौर्य के मामले में नया मोड़, पति ने वापस ली भ्रष्टाचार मामले की शिकायत। जांच कमेटी के सामने पेश होकर वापस ली शिकायत। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झांसी से आ रही खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। आज 2:10 पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क सीएम पहुंचेंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन भी करेंगे। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का सीएम अनावरण करेंगे। हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण भी करेंगे। खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सीएम योगी सम्मानित करेंगे। तो खबर झांसी से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है। आज 2:10 पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क सीएम पहुंचेंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। नवनिर्मित पुस्तकालय का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हॉकी संग्रहालय का लोकार्पण भी सीएम योगी करेंगे। खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है। आज 2:10 पर रानी लक्ष्मीबाई पार्क पहुंचेंगे और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। नवनिर्मित पुस्तकालय का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा है और लगभग 2:10 के करीब जो है वो रानी लक्ष्मी पार्क पहुंचेंगे और वहाँ पे जो है कई कार्यक्रम है। नवनिर्मित पुस्तकालय का उद्घाटन भी वहाँ पे करेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मानित करने का वहाँ पे काम करेंगे और हॉकी का जो संग्रहालय है वहाँ पे भी लोकार्पण करेंगे। तो इस तरीके से जो खेल दिवस के मौके पर पहुंच रहे हैं वहाँ पे, तो खिलाड़ियों को सम्मान करने और कई सौगात जो है झांसी जनपद वासियों को देंगे। तो ये अपने आप में बड़ी सौगात होगी कि जो वहाँ पे खिलाड़ी हैं उनको जो है एक संग्रहालय का जो लोकार्पण होगा, तो ये बड़ी सौगात उन लोगों को मिलने जा रही है। बिना आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जो मऊ दौरा है। घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश। सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश की जनसभा है। आज बापू इंटर कॉलेज मैदान में अखिलेश पहुंचेंगे। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जनसभा करेंगे। तो खबर लखनऊ से है, पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जो मऊ दौरा है। घोसी विधानसभा में चुनाव प्रचार अखिलेश यादव करेंगे। सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। आज बापू इंटर कॉलेज मैदान में अखिलेश पहुंचेंगे। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जनसभा करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, पूर्व सीएम अखिलेश यादव का जो मऊ दौरा है और सपा प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि मऊ के घोसी विधानसभा का चुनाव प्रचार करने के लिए जो है आज सपा प्रमुख जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दौरा है वहाँ पे, और लगभग 12 बजे के करीब में जो है वो बापू इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे और जनसभा को वहाँ संबोधित करेंगे। और जो सपा के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उन्हीं के समर्थन में वहाँ पे जनसभा करेंगे।
क्योंकि वहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव, वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी वहाँ पे पूरी ताकत लगाए हुए है और दूसरी तरफ सपा भी पूरी ताकत झोंके हुए है कि किस तरीके से जो उपचुनाव में जो है सपा को सीट वहाँ पे निकाली। इसीलिए जो है सपा के भी प्रमुख नेता वहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता वहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब ये देखने वाला होगा कि आने वाले उपचुनाव में जो है किसके पक्ष में जीत होती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। खबर पर आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से रुक करेंगे खबर का, जहां पीसीएस ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार मामले में नया मोड़ सामने आया। ज्योति मौर्य के पति ने अपनी शिकायत वापस ली है। शिकायतकर्ता आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश हुए। आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार मामले की शिकायत वापस ली है। जांच कमेटी के सामने पेश होकर लिखित शिकायत वापस ली। ज्योति मौर्य पर आलोक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो खबर लखनऊ से है, जहां पीसीएस ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार मामले में नया मोड़ सामने आया। ज्योति मौर्य के पति ने अपनी शिकायत वापस ली है। शिकायतकर्ता आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश हुए। आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार मामले की शिकायत वापस ली है। जांच कमेटी के सामने पेश होकर लिखित शिकायत वापस ली है। ज्योति मौर्य पर आलोक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब शिकायत वापस ले ली है। आपको बता दें, आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश हुए और भ्रष्टाचार मामले में की शिकायत वापस ली। तो खबर लखनऊ से, जहां पीसीएस ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार मामले में नया मोड़ सामने आया है। ज्योति मौर्य के पति ने अपनी शिकायत वापस ली है। शिकायतकर्ता आलोक मौर्य जांच कमेटी के सामने पेश हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आशिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशिफ, देखा जाए तो लगातार काफी लंबे समय से ज्योति मौर्य का मामला चल रहा है और इसी बीच भ्रष्टाचार मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। ज्योति मौर्य के पति ने अपनी शिकायत वापस ली। जी बिल्कुल दिव्या, बता दूं कि पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का जो मामला चल रहा था, काफी सुर्खियों में चल रहा था। पति आलोक मौर्य ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ से भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपनी पत्नी पर कार्रवाई की मांग किया था, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने भी प्रयागराज की धूमनगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें वो कहा गया था कि उसका पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और वह डाइवोर्स चाहती है। तो इस मामले की जांच शासन स्तर पर की जा रही थी और एक कमेटी गठित कर जो है कार्रवाई की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर कल जो है दोनों पक्षों में सुलह हो गया है। ज्योति मौर्य ने भी केस वापस ले लिया और साथ ही साथ आलोक मौर्य ने भी जो शिकायत किया था उस पर कार्रवाई न करने की बात कही है और लिखित रूप से जांच कमेटी के आगे कह भी दिया है कि वह कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो ऐसे में जो है अब जो है ज्योति मौर्य की जो परेशानी लगातार बढ़ रही थी, जो कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी, वह अब जो है थम गई है और माना अभी जा रहा है कि अब जो दिक्कतें थी दोनों के बीच, वो अभी पूरी तरह से उनका समाधान हो गया है। जी आशिफ, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रुक करेंगे लखनऊ से अगली खबर का, जहां से जेपी सेंटर का निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा। अधूरे कार्य को पूरा करने को 83 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार ने अधूरे कार्यों को पूरा करने की मंजूरी दी है। करीब 6.5 वर्ष बाद शासन की समिति ने मंजूर किया है। शासन की व्यय वित्त समिति ने 83 करोड़ मंजूर किए हैं। सपा सरकार में जेपी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जेपी सेंटर के निर्माण कार्य को लेकर जांच कराई गई। जांच के बाद अभी तक कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। होटल ब्लॉक छोड़कर सभी कार्य पूरे किए जाएंगे। तो खबर लखनऊ से है, जहां जेपी सेंटर का निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा। अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 83 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार ने अधूरे कार्यों को पूरा करने की मंजूरी दी है। करीब 6.5 साल बाद शासन की समिति ने मंजूर किया।
रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर से, जहां व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला है। धमकी भरा पत्र मिलने से दहशत में व्यापारी का परिवार पत्र भेजकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी न देने पर व्यापारी के पुत्र को जान से मारने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद व्यापारी ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका है। पीड़ित देवेंद्र की शिकायत पर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव गेसूपुर का मामला बताया जा रहा है। तो खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला है। धमकी भरा पत्र मिलने से व्यापारी का परिवार दहशत में है। पत्र भेजकर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी न देने पर व्यापारी के पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी। धमकी मिलने के बाद व्यापारी ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका। पीड़ित देवेंद्र की शिकायत पर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गेसूपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी पूरी तरह से बदल गया है। पहले अपराध के मामले में यूपी आगे था। यूपी में भयमुक्त वातावरण है, कानून का राज स्थापित हुआ है। ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। अभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सावन के आखिरी सोमवार पर कानपुर देहात के अमरौधा में स्थित कालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। बेलपत्री, धतूरा और दूध चढ़ा रहे हैं। शिव भक्तों की माने तो कालेश्वर शिव मंदिर में सावन महीने में पूरे भक्त श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक करते हैं। कालेश्वर शिव मंदिर लगभग हजारों साल पुराना है, जिसको लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ सावन महीने में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर धतूरा बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कालेश्वर मंदिर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मंदिर परिसर के चारों तरफ गश्त कर निगरानी कर रहे। कालेश्वर तीर्थ स्थान है और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और जो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं प्रेम पूर्वक वहाँ उनका बहुत सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस वजह से हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा और दर्शन किए भगवान शंकर के, बहुत अच्छा लगा। ये अमरौधा कालेश्वर महातीर्थ स्थान है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धांजलि आते हैं, यहाँ रुद्राभिषेक वगैरह प्रसाद चढ़ाते हैं। आदर्श नगर पंचायत चकिया के वार्ड नंबर 6 सादुल्लापुर के मोड़ पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में लगी नंदी की प्रतिमा को अराजक तत्व उखाड़ ले गए, जिसकी जानकारी होते ही नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया, जिसके बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नई प्रतिमा लगवाने की बात कही और लोगों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सुबह दर्शन करने तो नंदी भगवान का मूर्ति गायब है, खंडित हो गया, नहीं मिला है, तो हो जाते हैं। पता नहीं, यही तो हमको नहीं मालूम, हम देखा नहीं किए। चकिया थाना के अंतर्गत एक मंदिर के बाहर लगी हुई नंदी जी की प्रतिमा, जो एक छोटे से पत्थर से बनी हुई थी, चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल प्रकरण को दर्ज कर विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है और शीघ्र ही स्थानीय थाने द्वारा इस चोरी की घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। खबर गोंडा जिले से है, जहां जमीन कब्जे को लेकर किसानों और चीनी मिल के लोगों के बीच नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला मैजापुर चीनी मिल का है। किसानों ने चीनी मिल पर जबरन जमीन अधिग्रहण किए जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं मिल प्रशासन ने किसानों पर चीनी मिल की जमीन पर कब्जा करने और दबाव डालकर मिल में नौकरी लगवाने का आरोप लगाया है।
जनपद मुजफ्फरनगर में रेलवे रोड पर स्थित साई धाम मार्केट के सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें प्रतिदिन उनकी दुकानों के बाहर खड़ी कर दी जाती है, जिससे उनके कारोबार ठप हो चुके हैं और दुकानदार भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं, जिसको लेकर वह अनिश्चित समय के लिए अपनी दुकान बंद कर धरने पर बैठ गए हैं और सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर से रोडवेज की बसों को हटाने की मांग कर रहे हैं। मंदिर से लेकर रोडवेज के तिराहे तक रोज सुबह 8 बजे बसें लग जाती हैं और शाम तक नहीं हटती। जो भी दुकानदार हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, इनकी ना कोई वो नहीं होती, ना उनकी दुकान के किराया निकल ले, ना बिजली के बिल, ना खर्चे। 3-4 महीने से परेशान हैं। सभी ने यहाँ लड़के रखे हुए हैं, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये, 3-3, 4-4 सब अपने लड़कों को तनख्वाह घर से दे रहे। घर के कंगार बिल्कुल खाली है, हालात ऐसी है, भुखमरी की तरफ है, पैसे नहीं है। इसलिए हमने सोचा जब कुछ हो ही नहीं रहा तो शटर डाल दिया जावे, धरना शुरू कर दिया जावे। जब भी कुछ नहीं हो रहा और रोडवेज बसों ने इतना आतंक डाल रखा है, मिला के बस खड़ी कर दे, अंदर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले को रोडवेज अपने पास तक ही रहे, जहाँ रोडवेज अड्डा है वहाँ खड़ी होवे। कुशीनगर स्थित सेवरी थाना क्षेत्र के रकबा दुलमापट्टी गांव के पुल से 2 लड़कियों ने छलांग लगाने का मामला सामने आया है। भगवानपुर टोला के निकट मुख्य पश्चिमी गंडक नहर के पुल से 2 लड़कियों ने छलांग लगा दी। यहां देख वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने शोर मचाया तो भीड़ जुट गई। उनकी खोजबीन शुरू हुई। 5 गोताखोर लगाए गए लेकिन उनका पता नहीं चला। सूचना मिलने पर पहुंचे तमकुही राज के एसडीएम ने लड़कियों की खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजने की मांग की। जो है आने के बाद यहाँ पुल की एक साइड किनारे पर जो है अपना चप्पल निकाल के बीचों बीच में गई और दोनों पुल के ऊपर चढ़ के हाथ जुड़ा के नहर में कूद गई। अब उनका चेहरा कोई देख नहीं पाया। जो अगल बगल की घास करने वाली और बकरी चराने वाली महिलाएं थी वो बताई। लोग दौड़ के आए, तब तक वो नहर में कूद चुकी थी। बस उनका दुपट्टा और चप्पल दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को फ़ोन करके सूचना दी गई। पुलिस आई है, तब से अपनी जांच पड़ताल कर रही है। 2 लड़कियों के डूबने की सूचना मिली है यहाँ बननार रेगुलेटर के पास। तो पुलिस और प्रशासन दोनों की टीम यहाँ पर मौजूद है और लोकल गोताखोरों के माध्यम से अभी उनको खोजने की कोशिश जारी है, परंतु अभी सफलता नहीं मिल पाई। अभी हम एसडीआरएफ से हमारी बात हुई है, 1.5-2 घंटे में टीम आ जाएगी। उसके बाद बृहद स्तर से इसकी खोज की। जनपद मैनपुरी के विकासखंड जागीर क्षेत्र के चौधरी सूरज सिंह महाविद्यालय में एनसीसी के 10 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया, जिसका एनसीसी के हेडक्वार्टर से आए ग्रुप का कमांडर ब्रिगेडियर अरुण यादव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न कैंपों में जाकर निशानेबाजी, फायरिंग, मैप रीडिंग, मॉक ड्रिल, खेलकूद और ट्रैफिक नियमों के दिए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीने के पानी और मेस में जाकर भोजन की क्वालिटी भी चेक की। ब्रिगेडियर के शिविर में पहुंचते ही एनसीसी के बालिका कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी। बटालियन 3 मैनपुरी के आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न कॉलेजों के कैडेट्स प्रशिक्षण ले रहे हैं। यूपी बटालियन द्वारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप सीरियल 11 जो चलाया जा रहा है यहाँ पर जागीर में, उसका मायना करने आया हुआ हूँ। इस कैंप में कुल 434 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और इस कैंप के दौरान हम विभिन्न गतिविधियों को चला रहे हैं, जिसमें शामिल ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस इत्यादि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स सिखाए जा रहे हैं बच्चों को और सभी बच्चे बड़े जोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मैं समस्त सीओ साहब और समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कैंप को सुचारू रूप से चलाने के लिए। एटा के नगला जगरूप में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, जिससे दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल दोनों पक्षों के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं मामले की जांच जारी है। सूचना मिली कि थाना कोतवाली देहात अंतर्गत ग्राम नंगला जगरूप में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। स्थिति सामान्य है। कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत नगला जगरूप गांव है, जिसमें 2 पक्षों को लेकर के पत्थरबाजी की घटना हुई। प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद इसका कारण बताया गया। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर राजस्व एवं पुलिस की टीमें पहुंच गई और स्थिति को तत्काल नियंत्रण में लिया।
दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है और उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। अयोध्या में मां पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा के निर्देश पर अयोध्या में 16,000 दीपों से दीपदान करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें अमर शहीद कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी शामिल हुई। इस दौरान पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं की वीरता को नमन किया गया। यह पूरा कार्यक्रम अयोध्या स्थित विमला भवन गेस्ट हाउस में बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। रानी पद्मावती का जौहर दिवस मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्णिमा कोठारी जी हमारे बीच थी और पूर्णिमा कोठारी जी, शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी जी, जो कि बाबरी मस्जिद में जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा यहाँ फोर्स तैनात थी, उसके बाद भी दोनों कोठारी बंधुओं ने भगवा ध्वज वहाँ लगाया था। ये बहुत ही वीरतापूर्वक उनका काम था और उनकी बड़ी बहन पूर्णिमा कोठारी जी यहाँ हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। और इस कार्यक्रम का मेन लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे युवा साथी हैं वो माँ पद्मावती का बलिदान क्या था, जौहर क्या था, उसको समझें, उसको जानें और उसको आगे बढ़ें। कुशीनगर जिले की सिरसिया कला गांव में आंधी ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव के आधा दर्जन झोपड़ियों वाले घर उजड़ गए। पेड़ और बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए। ट्रैक्टर के भारी भरकम ट्रॉलियां पलट गए। अचानक आई आंधी से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों की दहशत इसलिए भी बनी हुई है कि यह आंधी सिर्फ उन्हीं के गांव में आई है, जबकि रहस्यमयी आंधी आसपास के किसी गांव में नहीं आई। वहाँ जाने के बाद लोगों ने यही बताया कि 7 से 8 बजे के बीच वहाँ ऑटोमेटिक तूफान उठा और तूफान उठने के बाद कटरैनों को उजाड़ना शुरू कर दिया। गांव से टेलर इत्यादि वाहनों को जो है आंधी से उठाकर बाहर बिक दिया। बिजली के पोल तार तोड़ दिया, कुछ छतें भी ध्वस्त कर दिया। अब गांव की छप्परें और कटरैने एक नहीं छोड़ा और एक महिला को चोट आ गई। उसको नौरंगिया एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर जो है एडजस्ट कराया गया और बाकी लेखपाल के द्वारा, हमारे द्वारा लेखपाल को सूचना दी गई, थाने पर सूचना दी गई। प्रशासन के लोग, नायब तहसीलदार, लेखपाल, थाना प्रभारी सभी लोग मौके पर पहुंचे, उसकी समीक्षा किए। मैं ये चाहूँगा कि प्रशासन से कि आपदे कोष से इन लाभार्थियों को जिनके घर उजड़ गए हैं, ढह गए हैं, टूट गए हैं, उनको जो भी आपदा कोष से इनको आवास का लाभ हो, धन का लाभ हो, इनको दिलवा। बाराबंकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से रिश्वत लेने का मामला सामने आया, जहां अस्पताल में तैनात वार्ड बॉय ने पूर्व अधीक्षक पर 4 लाख रुपए की रिश्वत लेने की शिकायत की है। इतना ही नहीं, वार्ड बॉय ने सीएमओ पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस बीच पीड़ित युवक सीएमओ ऑफिस पहुंचा, जहां उसने सुनवाई नहीं होने पर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को कार्रवाई का आश्वासन दिया। राजेंद्र कुमार पांडे, अरे तो उसको पैसा जो है खाते में डॉक्टर मुकुंद पटेल ने लिया था, उसकी 60 स्किन मैंने सीएमओ साहब के सीओजी नंबर पे डाल दिया। इस डालने का नतीजा हुआ कि मेरा स्थानांतरण वहां से अलग अन्यत्र कर दिया। कर्मचारी है श्री बद्री विशाल मिश्रा जी, जो कि वार्ड बॉय के पद पर पीएससी टीका रमन सीएससी हैदराबाद के अधीन आती है, वहां पर पोस्टर है। इनके बारे में बहुत सारी शिकायतें मिली थी, जनता की शिकायतें मिली थी, जनप्रतिनिधियों की शिकायतें मिली थी। इनके द्वारा काम नहीं किया जाता है, दबंगई की जाती है, वहाँ अवैध वसूली भी की जाती है लोगों से। तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने एक कमेटी बनाई थी। इनके अगेंस्ट में, इनके दबंगई को देखते हुए कोई भी इनके खिलाफ बयान देने नहीं आया। फिर जनता ने जो शिकायत की है, लोगों ने शिकायत की है, जनप्रतिनिधियों ने जो मुझसे टेलीफोनिकली शिकायत की है, उसके आधार पर मैंने इनका ट्रांसफर अभी कुछ दिन पहले टीका रमन से सिद्धौर कर दिया। इनके द्वारा हमारे यहाँ ऑफिस से जा करके ये कहा गया कि मैं जा रहा हूँ मिट्टी तेल डाल करके आत्महत्या कर लूंगा। कोई आरोप इनके ऊपर लग रहा है, जनता आरोप लगा रही, तो मेरा काम है यहाँ की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करना और व्यवस्थाओं के अनुसार काम करना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।